तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग डीडीए का प्रीवियस ईयर पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि अभी तक फिलहाल में देखा जाए तो कल तक आपका 8 पार्ट 8 पार्ट तक अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक वैसे भाइयों जो अभी तक पार्ट 8 पार्ट तक नहीं देखे हैं या फिर 2-3 पार्ट देखे छोड़ दिए हैं, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि फिलहाल आप लोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है ना, फिलहाल में सारा अभी प्रीवियस ईयर का डिमांड था। तो जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर पे आपको अपलोडेड प्रीवियस ईयर पे काम करके आपको बताने लगा, ठीक है। तो अब अभी फिलहाल में प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, ठीक है, अभी चलेगा अभी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर को पहले देखिए कि कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और किस टाइप से आने का चांसेस है। मैं वो भी बताऊंगा कि किस टाइप से, कौन टॉपिक से, कौन बुक से, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे सिविल का, ठीक है। तो चलिए मैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। देखिए आप लोग देखते हैं सब कोई, ठीक है। हमको लगता है कि 100% लोग देख रहा है, ठीक है। 100% लोग देख रहा है, लेकिन इसमें से हमको लगता है 60% से 70% लोग है ना, पीपल है ना, जितने भी भाई लोग हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को। सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे ये सब काम नहीं चलेगा भाई। थोड़ा सा देखिए, आप लोग का सपोर्ट से ही, आप लोग का डिमांड से ही मैं ये बोला था कि 15 दिन का हम लोग लास्ट एक मतलब सटीक स्ट्रेटेजी से हम लोग चलेंगे, ठीक है। और जब आप लोग चैनल का सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग देखिए थोड़ा सा मनोबल गिर जाता है इंसान का, ठीक है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उसको भी इस लेवल का तैयारी मिल सके। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन का लेवल है, प्योरली एकदम मतलब बहुत ही ऐसा, जैसे जैसे क्वेश्चन अभी आपको मैं करा रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन जितना भी सेट हुआ है फिलहाल में प्रीवियस ईयर का और अभी जो होगा, ये सारे आपका एसएससी जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। डीडीए जेई एसएससी जेई का मेंस का क्वेश्चन उठाता है आपका प्री में पूछने के लिए, ठीक है। अब नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप लोग मैच कर लीजिए कि डीडीए जेई का क्वेश्चन और एसएससी जेई का मेंस का क्वेश्चन 2024 में जो आया हुआ है, सो आपको 50% ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। अब 50% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल में आपको बता रहा हूँ डीपली जाके, तो अब थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें भाइयों। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया हुआ किसका? पोज़ोलाना यूज इन एडमिक्सचर इन ए कॉन्क्रीट, जिसका एडवांटेज पूछ रहा है। तो अब आप हमको बताइए कि पोज़ोलाना का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बताया था ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ट्रिक से बताया था कि नहीं इसका क्या क्या होता है, ये वर्केबिलिटी की अगर पोज़ोलाना जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट देखिए बोल रहा है कि इट्स इम्प्रूव द वर्केबिलिटी विथ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक में आपको बताया था कि पी ट्रिक है, ठीक है, PWS, ठीक है। PWS बढ़ेगा विथ आपका HAPCS, ये आपका घटेगा, ठीक है। अब ये PWS क्या है, ये P से आपका हो गया पोज़ोलाना हो गया, W से आपका हो गया वर्केबिलिटी, W से क्या होगा आपका वर्केबिलिटी हो गया, S से क्या हो गया श्रिंकेज हो गया, H से क्या हो गया आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन, A से क्या होगा आपका एयर इंट्रेंट हो गया, P से क्या हो गया, C से क्या हो गया क्यूरिंग पीरियड। ये सारे होते देखिए, तो हमको यहीं से हमको आंसर मिल जा रहा है। देखिए तो क्या होता है, एडवांटेज पूछ रहा है ना, तब हम लोग क्या PWS मतलब W क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग देखिए तो यहाँ क्या लिखा गया है पहला स्टेटमेंट में कि इट इम्प्रूव द वर्केबिलिटी विथ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ये मेरा सही है। ये ट्रिक में तो
ऑटोमेटिक ये फिट हो गया, तो ये मेरा पहला सही हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्या है कि इट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए तो क्या हो रहा है, ये क्या साइन देखिए, साइन 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 देखिए, इसका साइन कैसा है, ये घट रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा इसमें है नहीं होगा, दूसरा इसमें है नहीं होगा, दूसरा है इसमें नहीं होगा, पहला और तीसरा आपका साफ सुथरा आंसर पहला और तीसरा है। बोलिए ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा? ट्रिक आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। देखिए भाई ये ट्रिक है ना, आपको ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, मेंस में इसी तरह स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेंस का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इसी विथ ट्रिक के माध्यम से। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसको आपको बहुत ही मतलब हलवा टाइप में इतना इजी बना दूंगा कि आपको एक बार आप उसको ये ट्रिक को 3 से 4 बार रिकॉल कीजिएगा ना, ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा। पी से क्या होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, पी से पोजिलोना हो गया, डब्ल्यू से श्रिंकेज हो गया, सॉरी डब्ल्यू से वर्केबिलिटी हो गया, एस से श्रिंकेज हो गया, ये तीनों क्या होता है, इंक्रीज करता है। देन इसके बाद एच ए पी सी एस, एच ए पी सी एस, एच ए पी सी एस मतलब एच क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, ए से एयर इंट्रेनिंग एजेंट हो गया, पी से आपका पी से और एक कुछ होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। सी से क्या होता है, क्यूरिंग पीरियड होगा, ये सब क्यूरिंग पीरियड होगा, ये सारा क्या होता है, घटता है। ठीक है, रिड्यूस होता है। तो ऑटोमेटिक बस जब आपको याद है तो ऑटोमेटिक इसमें लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई पाउडर, क्या है, हाई पाउडर कंटेंट इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स विच टाइप ऑफ कंक्रीट। बताइए हाई पाउडर कंटेंट किस में होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट में, या फिर आपका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में, या फिर लाइट वेटेड कंक्रीट में, या फिर आपका वैगम कंक्रीट में। याद रखिएगा कि हाई पाउडर एलवेज जो कंक्रीट में होता है हम लोग आपको किस में यूज करते हैं, आपका एलवेज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में। ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम लोग एलवेज हाई पाउडर कंटेंट यूज करते हैं। ठीक है, हाई पाउडर इसमें यूज करते हैं। और दूसरा हम लोग इसमें एक और पॉइंट जाना चाहें, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम लोग कभी भी वाइब्रेटर का यूज नहीं करते हैं। ये ऑटोमेटिक ये अपने आप को सेल्फ कॉम्पैक्ट कर लेता है ये कंक्रीट। ठीक है, एक फ्लो के माध्यम से, मतलब बहुत तेज जाता है। ठीक है, मतलब एक प्लास्टिक जैसा भरा हुआ रहता है, मान के समझिए कि प्लास्टिक है, इसमें कंक्रीट भरा हुआ है, ये जहाँ जाएगा प्लेस करेगा, जहाँ आपको प्लेस करना है कंक्रीट को, वहाँ भरना है वहाँ भर देते हैं। इसमें आपको कंक्रीट वाइब्रेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, नो वाइब्रेटर यूज, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में नो वाइब्रेटर यूज ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताइए एक कैंटिलीवर बीम में स्पान एल है, ये एल है। ठीक है, एल है, कैरी ए एडियल लोड कितना है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का है, ओवर इंटायर स्पान। द डिफ्लेक्शन एट ए फ्री एंड। बताइए कैंटिलीवर बीम है जिसका पूछना डिफ्लेक्शन। बताइए, आपको मैं बताया हूँ फॉर्मूला भी बताया हूँ इसका क्या होता है, और साथ ही साथ में इसका इस टाइप पे आपको न्यूमेरिकल भी बताया हूँ। बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए तो W_/ATI, या फिर आपका W_/4EI, या फिर आपका WL3/ATI क्या होता है। बताइए कि यूडियल लोड है। ठीक है, देखिएगा यूडियल लोड है, क्या है, यूडियल लोड है। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, WL⁴/ATI, क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन नेचुरल सॉइल जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.5, ड्राई डेंसिटी दिया 1.5, वाटर कंटेंट दिया है, वाटर डेंसिटी दिया गया था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमको निकाला वॉइड रेशियो। बताइए कैसे निकलेगा जी। ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू G गामा W डिवाइडेड बाय 1 + E। ठीक है, तो गामा डी पर कितना दिया, देखिए तो ड्राई यूनिट वेट 1.5 दिया हुआ है, G कितना है 2.5 है, इंटू गामा W कितना है, गामा W आपका 1 है, और 1 + E है। इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 1.5 + 1.5E = 2.5 हो गया इधर से। अब हम लोग 1.5E में अगर हम लोग 2.5E यहाँ पर है, इसको प्लस इधर माइनस ले जाएंगे तो 1.5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर बताइए तो 1.5 बचेगा। 1.5 यहाँ बच गया, यहाँ कितना है 1.5E हो गया, तो E जब डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा E नीचे आएगा 1.5, मतलब कितना होगा 0.67 इज आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा क्वेश्चन बताइए, द मोमेंट प्रोड्यूस एट द फार एंड ऑफ ए बीम ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा फंसीएगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि मोमेंट प्रोड्यूस एट अ फार एंड ऑफ ए बीम ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, क्या है, मोमेंट आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट एट द नियर एंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट, क्या बोलते हैं। ए मोमेंट प्रोड्यूस एट ए फार एंड ऑफ ए बीम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, क्या रहा, मोमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मोमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक बीम है जिसपे कैंटिलीवर बीम है, जिसपे लोड दिया गया था, प्रूफ कैंटिलीवर बीम है। अब बोल रहा है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रिएक्शन आर ए आर बी। बताइए कैसे निकलेगा, बताइए इसका कैसे निकलेगा जी। देखिए क्या है ना कि मेरा ये प्रूफ कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ मेरा जो डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट बी आएगा, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा जी, पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका डाउनवर्ड लोड आ रहा है, डाउनवर्ड लोड मतलब क्या आ रहा है, यूडीएल लोड। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि डाउनवर्ड यूडीएल लोड, डाउनवर्ड यूडीएल लोड माइनस अपवर्ड लोड, अपवर्ड मेरा अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या है मेरा, डब्ल्यू आर बी है ना, अपवर्ड लोड मतलब इधर से एक रिएक्शन लग रहा है और उधर से लोड आ रहा है, तो ठीक है, माइनस अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू आर बी इजकल टू 0। ठीक है, उसको हम लोग 0 कंसिडर कर लिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि फार्मूला क्या होता है बताइए तो। कैंटिलीवर, प्रूफ कैंटिलीवर बीम है और उसमें आपका यूडीएल लोड है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यू डिवाइडेड बाई 8 ई आई, डब्ल्यू एल के पावर डब्ल्यू एल के पावर 4 डब्ल्यू एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ई आई। ठीक है, 8 ई आई हो गया। तो यहाँ से हम लोग आरबी जो होगा, तो यहाँ से हम लोग आरबी निकल जाएगा, आरबी इजकल टू डब्ल्यू क्या है मेरा, आरबू है ना जी, ये तो हो गया इसका यूडीएल लोड के लिए। ये जो माइनस है इजकल टू हम लोग करके, अगर अपवर्ड मेरा क्या है, आरबी, अपवर्ड इधर से जो फोर्स सपोर्ट लग रहा है हम लोग उसको क्या बोले, आरबी बोले हैं, तो आरबी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 ई आई। ठीक है, 3 ई आई, समझ में आ गया। उसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको आरबी निकालना है, तो आरबी इजकल टू क्या होगा बताइए तो। देखिए तो कुछ होगा, आरबी इजकल टू क्या होगा, 3/8 होगा, आरबी इजकल टू एल से 4 एल से 1 एल कट गया, 3 एल बच गया, ई आई से ई आई कट गया, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, हमको क्या चाहिए, आरबी चाहिए, तो हमको आरबी निकालने के लिए क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 8 3 चल जाएगा ऊपरे और 8 आ जाएगा नीचे, 3/8 एल आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एल आएगा, डब्ल्यू एल। ठीक है, ये मेरा आ गया, आरबी आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो मेरा आरबी आया इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, देखिए आरबी इजकल टू क्या होगा मेरा, 3/8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आरबी इजकल टू 3/8 हो गया, इंटू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू 16। ठीक है, 16 गुना एल कितना है मेरा, 4। ठीक है, यहाँ से काटिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए तो, 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है, 24 किलो न्यूटन, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया आरबी, ये मेरा क्या आ गया, आरबी आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर ए निकल जाएगा ना, आर ए प्लस आरबी इजकल टू, आर ए प्लस आरबी कितना होगा, 64 होगा ना, 64 इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम लोग आरबी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आरबी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा आर ए निकल जाएगा, आर ए इजकल टू कितना होगा, 64 में से हम लोग 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। ये मेरा आ गया आर ए का वैल्यू। देखते हैं कि आर ए मेरा कितना है, आर ए 40 यहाँ पर हो गया, और आरबी मेरा 24 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पंप, ठीक है, ए पंप लिफ्ट वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल। ठीक है, लोअर लेवल टू हाई लेवल। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कि द मैकेनिकल एनर्जी इन द पावर, मतलब सॉरी द मैकेनिकल एनर्जी इन द पंप, इट मीन्स
सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रिसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। ए मैकेनिकल एनर्जी इन द पंप कन्वर्ट इनटू अ प्रेशर एनर्जी, एकदम सही बोल रहा है। मेरा जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, चाहे आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप होता है, वो क्या करता है, आपका जो लोअर लेवल से पानी है, चाहे पानी रहे, चाहे ऑयल रहे, चाहे विस्कस फ्लूइड, मतलब कोई भी रहे, चाहे पानी ही रहे, ठीक है, उसको क्या करता है, लोअर लेवल से हाई लेवल की ओर लेके जाता है, ठीक है, जो क्या स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है, ये आपका सही है। और दूसरा जो होता है कि जो जो आपका मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है और आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को एलवेज प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है ड्यूरिंग ए, जिस टाइम वो पानी को लोअर लेवल से हाई लेवल की ओर लेके जाता है तब, ठीक है, वहां पर क्या होता है, प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, मतलब देखते हैं क्या है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू इंडिविजुअली, ट्रू आर इज नॉट, ये नहीं होगा करेक्ट, हाँ ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, मतलब ए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड ए रनर टू द टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर, बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड रनर टू द टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर, बताइए उसको क्या बोलते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड रनर टू द टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ टर्बाइन, डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ टर्बाइन। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, आपको मैं बताया था कितना बार कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, पहले हमको जो आता हो पहले मैं उसको मिलान कर लूँ, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके बाद कौन सा हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन आपको सही है ज़्यादा, ठीक है। चलिए पहला पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखते हैं कि आपका क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, चेक्स क्या होता है जी, आप लोग डिफेक्ट ऑफ टिम्बर में पढ़े होंगे, चेक्स क्या होता है बताइए, चेक्स क्या होता है, आप लोग देखे होंगे चेक्स आपका लोंगिट्यूडिनल क्रैक है, क्या है, लोंगिट्यूडिनल क्रैक है, लोंगिट्यूडिनल क्रैक, लोंगिट्यूडिनल क्रैक किस में होता है, आपका एनुअल रिंग में आता है, ठीक है, याद रखिए किसमें, एनुअल रिंग में। तो देखते हैं लोंगिट्यूडिनल क्रैक विच यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग, ठीक है, एनुअल रिंग मतलब फर्स्ट का डी होगा, ठीक है, फर्स्ट का मेरा डी होगा, फर्स्ट का डी किसमें किसमें है जी, इसमें है, दो ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि मेरा रिंगाल क्या है, हमको ये याद है, मान के चलिए कि मेरा रिंगाल याद है। तो रिंगाल क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मतलब यंगर एज में कोई भी जब पेड़ रहता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अब नॉर्मल ग्रोथ के कारण, ठीक है, ज़्यादा ग्रोथ के कारण उसके अंदर कुछ मतलब उसके पेड़ के सरफेस पे कुछ अलग टाइप में एक उसका मतलब बोलिएगा तो एबनॉर्मल ज़्यादा ग्रोथ करता है ना, उसका एक मतलब अलग टाइप से बॉडी से एक अलग पार्ट थोड़ा सा निकल जाता है बॉडी के बाहर, मतलब पेड़ के सरफेस से थोड़ा सा बाहर इतना बड़ा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिंगाल बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या है, करेक्टराइज बाय ए स्वेलिंग कॉजेज बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर, ठीक है, देखिए ग्रोथ ऑफ लेयर सेपवुड ओवर ओन्स आफ्टर द ब्रांच हैज बीन कट ऑफ एन इरेगुलर मैनर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिंगाल का मेरा क्या हो गया, रिंगाल मेरा हो गया तीन का बी हो गया, देखते हैं तीन का बी किसमें, अरे यार दोनों में है, गजब। चलो तो अब फिर एक और देखते हैं, हम अब किसमें हमको कौन याद है, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, हम लोग देखते हैं फॉक्सीनेस। फॉक्सीनेस आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताइए तो फॉक्सीनेस क्या होता है फॉक्सीनेस क्या होता है जी, बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना टिम्बर तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसे आपका मतलब लाइट टॉपिक है, जो कि आप लोग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत बहुत रहता है, तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छा से। देखिए फॉक्सीनेस क्या होता है, डीके, देखिए ये एक तरह से फंगल अटैक है, ठीक है, फंगल के कारण जब भी आपका फॉक्सीनेस में अगर आप मतलब बताइए समझिए ना कि कोई भी आपका कोई टिम्बर है, ठीक है, टिम्बर में क्या करता है, फंगल अटैक करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका कलर उसका कलर जो होता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है, उसी उसी को बोलते हैं फॉक्सीनेस बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं
लोटिनल ये तो होगा नहीं, ये तो हो गया, ये बचा देखते हैं। साइन ऑफ डिके, साइन ऑफ डिके अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंट डिस्कलरेशन ऑफ ए ओवर मैच्योरेटेड ट्री, यही होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 का सी, 4 का सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लगाना, याद रखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह एग्जाम में लगाइएगा, पक्का आपको बहुत अच्छा लगेगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द मोस्ट कॉमन the most common method used to determining the bending moment, the most common method used to determine the bending moment in a slab spanning in two direction at a right angle and carrying a concentrated load, बताइए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? कोलम मेथड एकदम नहीं, रैंकायर मेथड एकदम नहीं, यूलर मेथड, यूलर थ्योरी ये तो आपको कॉलम के लिए होता है, तो वेस्टरगार्ड थ्योरी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा दिमाग से एलिमिनेशन कीजिए तो आराम से आंसर सही हो जाएगा। बताइए श्रिंकेज लिमिट, सेम आपको कल में इसी श्रिंकेज लिमिट कल भी पूछा गया था, कल भी मैं पूछे दूँ, कल भी मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताइए बताइए क्या होता है जी? द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वॉल्यूम, देखिए द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, बट वॉल्यूम उससे कम नहीं होता, याद रखिए वॉल्यूम will not cause a decrease in the volume of soil is known as shrinkage limit, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। कल मैं आपको बताया था इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो इसके लिए तैयार हो जाए। बताइए क्या बोल रहा है जीरो फोर्स मेंबर। अच्छा पहले हमको ये बताइए कि जीरो फोर्स मेंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये होता क्या है? आप लोग बताइए कि जीरो फोर्स मेंबर होता क्या है पहली बात, उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट तुरंत अप्लाई करके हम लोग जान जाएंगे। बताइए तो जीरो फोर्स मेंबर होता क्या है? याद रखिएगा, जब भी किसी जॉइंट पे, ठीक है, जब भी किसी जॉइंट पे 3 मेंबर, ठीक है, 3 मेंबर आके अगर मिल रहा हो, ठीक है, उनमें से और 2 मेंबर कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो फोर्स मेंबर बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी जॉइंट पे 3 मेंबर आके मिल रहा हो, जब भी किसी पॉइंट पे 3 मेंबर आके मिल रहा हो, उनमें से 2 मेंबर कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो फोर्स मेंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर एक बार बोलते हैं, जब भी किसी जॉइंट पे 3 मेंबर आ रहा हो, मीट कर रहा हो, मतलब 3 मेंबर आके मिल रहा हो, उनमें से 2 मेंबर जो है कोलिनियर, मतलब एक लाइन पर हो, और 2 मेंबर आपको क्या कोलिनियर हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं? जीरो फोर्स मेंबर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा आपको इसमें से कौन सा आपका जीरो फोर्स मेंबर है। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, पहला हम लोग से देख सकते हैं जी एच, देखिए तो जी एच, जी और एच, देखिए तो इसमें 3 मेंबर मिल रहा है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है। ठीक है, जी और एच वाला में, ठीक है, और 2 मेंबर इसमें आपको कोलिनियर है, एक लाइन में है, उसमें क्या बोलते हैं? जीरो फोर्स मेंबर, मतलब जी एच। जी एच इसमें भी है, जी एच इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों स्को आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, और इसमें एफ जी है, एफ जी है। ठीक है, एफ जी देखते हैं, एफ एफ और जी, देखिए तो आपको लग रहा है कि जीरो फोर्स मेंबर है, 2 मेंबर कोलिनियर हो, ठीक है, 2 मेंबर कोलिनियर है, और इसमें 2 मेंबर कोलिनियर है, इसमें 3 मेंबर आके मैच कर रहा है, एकदम सही है, एफ जी होगा, एफ जी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एफ जी है, इसमें तो एफ जी है ये नहीं है, इसमें एफ एच है, ये तो होगा नहीं, इसी इस तरह से एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी तरह याद करना है, क्या होता है जीरो फोर्स मेंबर, जब भी किसी जॉइंट पे 3 मेंबर आके मीट कर रहा हो, और उसके साथ में 2 मेंबर जो है आपका नॉन, 2 मेंबर जो है कोलिनियर में हो, मतलब एक लाइन पर 2 मेंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो फोर्स मेंबर बोलते हैं। ओके, बताइए द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ हार्ड टोटल हार्डनेस कितना होता है जी? ये सब क्वेश्चन तो इतना हलवा कि आप लोग उठा के फेंक दीजिएगा, कितना होता है? ज़्यादा क्या पता है आप लोग, तो इसमें तो महारत हासिल हो ही गया है। बताइए इन ए प्लेट गडर डायगोनल बकलिंग ऑफ वेव अकर्स, बताइए इन ए प्लेट गडर डायगोनल बकलिंग ऑफ ए वेव अकर्स when the ratio of clear depth d by tw thickness of wave is exceed greater than 85, ये आपका क्या हो गया? डायगोनल बकनी हो गया। फिर एक और दूसरा केस, d by tw इज
लेस देन 85, ये क्या होता है? डी बाई टी डब्ल्यू इज लेस देन 85, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जी? डी बाई टी डब्ल्यू लेस देन 85, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? वेव बकलिंग ड्यू टू शेयर, वेव बकलिंग ड्यू टू शेयर। एक और हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें एक और है आपका, बताइए, डी बाई टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 200, ठीक है। फिर आप बताइए डी बाई टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 250, फिर बताइए डी बाई टी डब्ल्यू ग्रेटर देन 400। बताइए किसका किसका क्या क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। बताइए कि अगर मेरा क्लियर डेप्थ थिकनेस ऑफ वेब से, अगर रेशियो जो होता है डेप्थ बाय थिकनेस ऑफ वेब इज ज़्यादा होता है किससे? 200 से। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो प्लेट गड्ढा होता है वो आपका किस किस कारण से होता है बताइए? 200 वाला कंडीशन ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइडेड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइडेड एबव न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और फिर आपका कि डी बाई टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 250, ठीक है। क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोवाइडेड एट ए न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोवाइडेड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोवाइडेड यहाँ पर एबव है, यहाँ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सिस। एक लास्ट जो होता है आपका कि डी बाई टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 400, वो क्या होता है? सेक्शन विल बी रीडिजाइन, ठीक है। सेक्शन का मतलब हम लोग क्या करते हैं? रीडिजाइन करते हैं। सेक्शन मस्ट रीडिजाइन, ठीक है, रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ सबको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन उस टाइप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, जिसका साइज दिया गया है इफेक्टिव रेनफोर्स विथ 4 बार 16 में डायमीटर का है, HYHD बार है, ठीक है। FE 415 का यूज किया गया है। डिटरमाइन द डेवलपमेंट लेंथ, बताइए LD इक्वल टू क्या होता है? 0.887 FY डिवाइडेड बाई 87 FY 5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। चलिए वैल्यू बैठाइए। 0.87 FY कितना है जी? 415। उसके बाद डाया कितना है? 16 डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD कितना है? टाउ BD का वैल्यू 2, ये देखिए 2। इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा आप लोग? ये तो सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ है थोड़ी इसमें, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा लगभग, ठीक है। कि आंसर बता दे क्या? आंसर बता दे कि नहीं बताइए। देखिए इसका आंसर 722 आएगा, ठीक है। आंसर में मार देता हूँ, सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए, मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसा क्वेश्चन गलती होने के चांसेस नहीं है, ना गलती आप लोग कीजिएगा। बताइए, देखिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, ठीक है। बताइए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर कौन सा है इसमें से? उसका केमिकल कंपाउंड क्या है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर का? बताइए जी, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा पहले जो आपको याद है वही लिख लीजिए। असलेरेटर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद बताइए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर लिग्नोसल्फोनेट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फर्स्ट का सी, डी का सेकंड, डी का है जी, डी का सेकंड हो गया, फर्स्ट का सी हो गया। और किसी में क्या? फर्स्ट का सी, डी का सेकंड, इसमें भी है यार, गजब। फिर देखते हैं कि एयर इंट्रेनिंग एजेंट, उसका केमिकल कंपाउंड बताइए कौन सा है एयर इंट्रेनिंग एजेंट का?
न्यूट्रलाइज बेंजोइल रेजिन, बी का 4। देखिए तो बी का 4 किस में है, ये दोनों में, इसी में बी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह लगाना है, जितना भी मैच द बोलेंगे पहले आपको जो आ रहा है पहले उसको मैच कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑटोक्लेव मेथड ऑफ ए टेस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है आपका, सॉर्डनेस या फिर आपका सेटिंग टाइम, बताइए, सॉर्डनेस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following process of a water treatment is adopted to remove objectionable taste, odor and dissolve gases। बताइए, मैं कल आपको एरिएशन से मैं आपसे क्वेश्चन कल मैं आपने किया था, स्टेटमेंट वाइज किया था ना, बस वही इसमें पूछ दिया कि इसमें पूछ दिया सिंगल एक स्टेटमेंट में कि बताइए कि कौन सा इनमें से ट्रीटमेंट प्लांट का यूनिट है जो कि रिमूव करता है आपका टेस्ट, ऑर्डर एंड डिजॉल्व गैसेस, कौन है, एरिएशन। आपको मैं बहुत बताया था ऐसा, ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेड करा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आया हुआ तो हम इसमें रिपीटेड थोड़ी करा रहे हैं, आ रहा है बस मैं उसको आपको करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिजाइन फॉर द लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स इन ए फ्लेक्चर शैल नॉट बी बेस्ड ऑन देयर अजम्पशन। बताइए, इनमें से कोलैप्स का जो अजम्पशन होता है, आप लोग जान रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का, इन केस ऑफ फ्लेक्चर में, बताइए इनमें से कौन सा है। ये तो है आपका प्लेन सेक्शन नॉर्मल प्लेन टू एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002। ये है क्या, ये नहीं है इसका। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इग्नोर, ये है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आउटमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035। बी इज अ करेक्ट आंसर। नोट पूछ रहा है ना, देखिए नोट पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि इन ए सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट जोन हैंडलिंग रेफर्स। बताइए, जोन सेटलिंग, आप लोग सेटलिंग तो पढ़े होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलिंग, जैसे हो गया डिस्क्रीट सेटलिंग पढ़े होंगे आप लोग, हिंडर सेटलिंग पढ़े होंगे, तो उसी में से पूछ दिया कि जोन सेटलिंग क्या होता है। देखिए जोन सेटलिंग वैसा सेटलिंग होता है कि जब भी मेरा मान के चलिए सेडिमेंटेशन से मेरा जो वाटर आया, ठीक है, आया अब सेटलिंग होने के लिए, लेकिन सेटलिंग होने के लिए भी इसमें डिफरेंट टाइप का सेटलर होता है। लाइक आपका डिस्क्रीट सेटलिंग हो गया, उसका अलग फंक्शन है, हिंडर सेटलिंग हो गया, उसका अलग फंक्शन है, मतलब सब चार तरह का, 4-5 तरह का सेटलिंग होता है। इसमें से आपको पूछ रहा है कि जोन सेटलिंग क्या होता है। जोन सेटलिंग होता है कि जब भी मेरे जो फ्लोकुलेंट आता है, ठीक है, फ्लोकुलेंट को ये आपस में जितने भी आपका इफ्लुएंट आता है, ठीक है, इफ्लुएंट में क्या करता है ना कि जितने भी आपका इफ्लुएंट आ रहा है उसको आपस में ये मतलब आपस में एक दूसरे से चिपक जाता है। चिपकने के साथ इसका ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनने के जब इसका ग्रुप बन जाता है, जिसके कारण ये इजिली क्या करता है, सेटल कर जाता है, उसे ही बोल रहा है ये जोन सेटलिंग। ठीक है, देखते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल, सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन अ सस्पेंशन ऑफ लो सॉलिड कंसंट्रेशन, लो नहीं रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फ्लोकुलेंट सस्पेंशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन है, ये भी नहीं होगा। फ्लोकुलेंट सस्पेंशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्लोकुलेंट सस्पेंशन ऑफ इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन, एकदम ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ ए पार्टिकल दैट से क्लोजेस और ए फ्लोकुलेटेड ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, बताया ना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि टू टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। बताइए कितने पेज हम लोग यूज करते हैं, 1 पेज, 4 पेज, 3 पेज, 2 पेज। याद रखिए कि एलवेज हम लोग 2 पेज चेक करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन तो आपको मैं हर शिफ्ट में बताया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बताइए
कि इनमें से कौन सा सीवर का अप्रेंटिसेस है जो हैवी डिब्रिज और सिल्ट और सैंड को रिमूव करता है, उसे बोले क्या बोलता है, कैच बेसिन। बहुत बार मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, नया नहीं है। देखिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज ए एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द एक्यूरेट डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ ए 2 पॉइंट। बताइए, रेसिप्रोकल लेवलिंग उसका डिफरेंस पूछ रहा है, बताइए। देखिए, हैव ए वेरी डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू सेटिंग और रिक्वायर्ड एकदम नहीं होगा। दूसरा, आर एट द टॉप ऑफ द सेम एलिवेशन, नहीं। आर क्वाइट ए पार्ट एंड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट मिड वे बिटवीन द पॉइंट, एकदम सही है। ए क्वाइट क्लोजर, एकदम क्लोजर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सब तो लोग मार ही दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, ट्रांजिशन करो, बताइए। किसका पूछ रहा है, द शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको मैं पहला ही शुरू दिन बताया था, क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 24 आर। सी जा सॉरी बी जा करेक्ट आंसर। बताइए, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 100 mm व्हेन सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताइए, उसका टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू 16t डिवाइडेड बाई पाई डी के पावर 3। कल तो मैं इसी फॉर्मूला पे कल मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद है, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे, तब बस उसी फॉर्मूला पे आज क्वेश्चन आ गया। आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत आप इस पे बैठा के निकाल लीजिएगा। सीआर स्टेज कितना दिया गया है, 16 16 16 टी मेरे कितना टी हमको निकालना है। पाई डाया मेरा कितना है 100 mm, 100 के पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन ए पाइपलाइन और ए कंटेनर मेजरिंग, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट, क्या बोलता है, U2 मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, या फिर आप सिंपल मैनोमीटर, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, डिफरेंशियल मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। बताइए, इन ए विच टाइप ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पार्टिकल्स आर डिकम्पोज वेजिटेशन कैटेगराइज इनटू ए पीट। बताइए, कल मैं आपको बताया था कौन कैटेगराइज करता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसी में ही सॉइल को इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अनुसार सॉइल को 8 कैटेगरी में, 9 कैटेगरी में और 1 कैटेगरी में रखा गया। 8 क्या है आपका ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब 8 आप क्या है फाइन सॉइल, 8 पार्ट आपका जो फाइन सॉइल है, 8 पार्ट इसमें रहता है, कोर्स पार्ट रहता है, और 1 जो रहता है आपका पीट सॉइल रहता है, ठीक है, जो कि आपका टोटल मिला के 18 सॉइल होता है, ठीक है। आपका भी एग्जाम में पूछा गया कि मैक्सिमम सॉइल आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल कितने ग्रुप्स में होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि उसको कौन बताया गया, कौन से सिस्टम में बताया गया, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑर्गेनिक, बताइए, ये तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत कराया हूँ इन्वायरमेंट से, बहुत क्वेश्चन। बताइए, ऑर्गेनिक बताइए कितना रहता है, 200 न मार दीजिएगा, 2000 चल जाएगा बोरा में, कितना 200, सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मस्त है। बताइए, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन ए हार्डन कंक्रीट। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा तो आंसर सही आएगा, जहां गलती पड़े तो हो जाएगा इसका का उसका और उसका का इसका, आंसर चल जाएगा बोरा में, नाम इजी क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्या है ना, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन ए हार्डन कंक्रीट। जब मेरा कंक्रीट हार्ड होता है तो मेरा जो उस मान के चलिए कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, जो कि सी वाटर आप लोग जनरली देखे होंगे कि बड़े बड़े रिवर्स में आपके ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस पास कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं,
आप लोग देखे ही होंगे, ये तो नया बात नहीं है। तो वो बोल रहा है कि जब कोई भी कंक्रीट वहाँ पे हार्ड हो जाता है तो जो आपका सी वाटर है जो इफेक्ट करता है, उनमें से क्या क्या होता है, इनमें से 4 गो नाम दिया गया है। क्या इसके इफेक्ट से क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है, रिटार्ड सेटिंग हो जाता है, या फिर डिक्रीज इन ड्यूरेबिलिटी हो जाता है? बताइए क्या क्या होता है इफेक्ट जो करता है, कंक्रीट को इफेक्ट करता है, सो पूछ रहा है, बताइए। स्ट्रेंथ तो कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, पहला नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। रिड्यूस द स्ट्रेंथ, एकदम ये ना होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाता है। उसका ड्यूरेबिलिटी घट जाता है, मतलब दूसरा दूसरा और चौथा इज ए करेक्ट आंसर, ये इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए ए सिंगल रिपीटेड लेफ्ट जॉइंट, ए सिंगल रिपीटेड लेफ्ट जॉइंट जो 10 mm थिकनेस जिसका प्लेट है, विथ ए 20 mm डायमीटर, ठीक है, उसमें डाया जो लगा हुआ है 20 mm का है, ठीक है। और डिटरमाइन द बियरिंग स्ट्रेंथ और फिर रिवेट। बताइए बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है जी? बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लोग फॉर्मूला बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे, बताइए क्या होता है? आप लोग पढ़े हैं एफ बी इंटू बी डी इंटू टी। अब ये क्या होता है भाई? ये तो लिख दिए, ये होता क्या है बताइए? ये जो होता है ना पीबी, आपका हो गया क्या? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, याद रखिएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, सॉरी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है। एफ बी क्या हो गया आपका? परमिसिबल, परमिसिबल ये जो दिया गया ना, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस है। डी क्या है आपका? डाया ऑफ होल, टी क्या है? थिकनेस। चलिए इसमें बैठा दीजिए वैल्यू। एफ बी कितना दिया है? एफ बी कितना है आपका? परमिसिबल 150 गुना डी कितना मेरा? डाया कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना इसमें इंक्रीज करेंगे? मेरा अगर डाया 25 mm से कम है, उसमें हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे, कितना बढ़ाएंगे? नॉमिनल डाया 1.5। और अगर जब मेरा जो डाया है 25 mm से ज़्यादा है, उसमें कितना बढ़ाएंगे हम लोग? 2 mm, ठीक है। तो इसमें कितना होगा? 21.5। थिकनेस मेरा कितना है? 10 mm। ये सॉल्व नहीं हो जाएगा आपसे? सॉल्व हो जाएगा जी, कुछ करना थोड़ी है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो इसका आएगा 32 आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, सॉल्व करके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ लिक्विड। बताइए, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराया था और आज भी करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो मैं क्या करूँ। अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग मास का वेट लिख सकते हैं, अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं जी इंटू भी, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मेरा चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। वेट मेरा कितना है? 99.81। जी मेरा कितना होगा? ले लीजिए 9.81 इंटू भी कितना दिया हुआ? भी वॉल्यूम 1 लीटर, मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, क्या कटेगा? ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, कितना बचेगा? ये 1000। ये मेरा आ गया, मेरा ये क्या आ गया? मेरा ये डेंसिटी आ गया, ठीक है। हमको निकालना स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है मेरा? ये कितना गया? डेंसिटी कितना आपका? 1000। और आपका वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1000, 1 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम्प वैल्यू यूज एज ए मेजर फ्रॉम ए मीडियम वर्कबिलिटी के लिए कितना होता है जी? बताइए। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 50 से 100। ये आपका दोनों क्या है? ये दोनों मीडियम का कंडीशन है। ये आपका लो है, ये आपका वेरी लो है, ठीक है। मेरी लो वर्कबिलिटी, मीडियम वर्कबिलिटी, इसके बाद आपका हाई वर्कबिलिटी, इसके बाद फिर आपका वेरी हाई वर्कबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट। तो बताइए इसमें क्या पूछ रहा है? मीडियम का केस पूछ रहा था। मीडियम कौन है? 50 से 75 है जी, 50 से 75 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंटूर लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ के, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन, टू कंजुगेटिव कंटूर लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंटूर लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इज नोन एज कंटूर इंटरवल। क्या, कंटूर इंटरवल, क्या, देखिए कंटूर इंटरवल क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंटूर लाइन इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द वाटर प्रेशर ऑफ 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेंटेन इन ए वाटर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस फॉर अ, बताइए कितना होता है वाटर प्रेशर, पूछ रहा है कि द वाटर प्रेशर ऑफ 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेंटेन, उसका हाइट पूछ रहा है, ठीक है, कौन से कितने स्टोरी बिल्डिंग में आपका 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो वाटर प्रेशर है वो आपका मेंटेन रहता है, ठीक है, कितना रहता है, 3 स्टोरी बिल्डिंग में, ठीक है, आपको लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग का हाइट कितना रहता है, 12 15 17 मतलब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का हाइट कितना रहता है, 12 मीटर, 2 स्टोरी बिल्डिंग का 15 मीटर, 3 स्टोरी बिल्डिंग का 12 15 17, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, ए फास्टर मेथड टू अचीव द कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इज अ थ्रू, बताइए इनमें से कौन सा जो आपका क्यूरिंग का मेथड दिया गया है, ठीक है, जो कि इसमें सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग, केमिकल क्यूरिंग या फिर वाटर क्यूरिंग, सबसे ज़्यादा आपका जो फास्टर क्यूरिंग का जो मेथड होता है वो क्या होता है आपका, स्टीम क्यूरिंग, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग हर एकदम गलत कर भी नहीं कीजिएगा, क्या है, बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपका डीडीएचई के प्रीवियस ईयर में। देखिए क्या है ना, बीच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ ए प्लेट लोड टेस्ट, बताइए लिमिटेशन पूछ रहा है किसका, प्लेट लोड टेस्ट का, कौन नहीं है, नोट पूछ रहा है ना, कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है, कौन नहीं है जी। देखिए इट इज नॉट ट्रूली अप्लीकेबल फॉर ए क्ले सॉइल एज इट डज नॉट गिव अल्टीमेट सेटलमेंट, ये तो गलत बोल रहा है, अल्टीमेट सेटलमेंट होता है, ठीक है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू प्रोवाइड द रिएक्शन मोर देन 250 किलोमीटर, ये तो थोड़ा अलग है, इसको छोड़िए। द टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर एनी लेवल ऑफ वाटर टेबल बिलो द फुटिंग। अच्छा देखिए तो थोड़ा सा ही ऑड नहीं लग रहा आपको कि मतलब प्लेट लोड टेस्ट हम लोग किसी भी लेवल के वाटर लेवल पर हम लोग परफॉर्म कर देंगे, ऐसा होता है क्या, कोई एक सर्टेन लेवल से रहता है, उसके बाद हम लोग मतलब कुछ लेवल उसका रहेगा डिफाइन कि मेरा यहाँ तक पानी लेवल, उसके बाद हम लोग प्लेट लोड टेस्ट वहाँ पर हम लोग फिर हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यह बोला कि नहीं, देखिए द टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर एनी लेवल ऑफ वाटर टेबल, जो कि ये ऑप्शन गलत है, पूछ रहा नॉट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, उसका लिमिटेशन पूछ रहा था, कौन नहीं है। देखिए बताइए इजी क्वेश्चन है, द वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ फॉर ए वाटर डेप्थ 10 मीटर ऑन ए वर्टिकल वॉल टेकन स्पेसिफिक वेट ऑफ 10 किलोमीटर, बताइए वाटर प्रेशर कैसे निकलेगा जी, फॉर्मूला क्या होता है वाटर प्रेशर का, WH² 2, सीधा क्या होता है, WH² 2, W का फॉर्मूला, W कितना दिया है, वेट 10 गुना H कितना है, 10 गुना 10, 2 5 गुना कीजिए तो 100 गुना 500 गुना 5 500, बी इज करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा वाटर प्रेशर का।
इसे एक्सेप्शनल है, कभी पूछ देता है, ठीक है। देखिए बताइए, एजामुत इज अ एंगल बिटवीन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। ये सब तो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, हमको जहाँ तक लगता है। एजामुत है एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड लाइन, सर्वे लाइन, ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज एजामुत बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 इन्हें टी बीम और एल बीम, ठीक है, ये मेरा कोई एक टी बीम है, मैं तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई टी बीम है, ठीक है, ठीक है, और कोई एल बीम है, ठीक है, मान के चलिए एल बीम है। तो बोला कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और सियर और टेंशन शैल बी पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल बार, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के पास हो रहा है अराउंड लॉन्गिट्यूडिनल बार के केस में पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल बार लोकेशन लोकेटेड, बताइए कहाँ उसका लोकेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका टी सेक्शन जो होता है, टी बीम जो होता है, इसमें आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल बार पास करता है, कहाँ से पास करता है, एलवेज ऑफ फ्लैंज आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ द बीम, ठीक है, कहाँ पे, आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ द बीम, ठीक है, कहाँ पे, आउटर फेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ द बीम, मतलब कहीं यहाँ पे ये पास करेगा, ठीक है, आउटर फेस, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये हटा के, ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताइए द एलिडेट क्या यूज करता है प्लेन टेबल में, इसका क्या डिटरमाइन करता है ये, बताइए, डायरेक्शन। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग से गलत ही नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। द फाइन ग्रेन सॉइल इन इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिस सॉइल क्लासिफिकेशन आर सब डिवाइडेड इनटू, बताइए फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग डिवाइड करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल में कौन कौन सा सॉइल आएगा, उसको बताइए पहले हमको। सिल्ट आएगा, ना, सेंड आएगा, कि नहीं आएगा, क्या पूछ रहा था, फाइन ग्रेन सॉइल इन इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन आर सब डिवाइडेड इनटू, उसको सब डिवाइड किया गया है, बताइए, फाइन ग्रेन सॉइल इन इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर सब डिवाइडेड इनटू लो, मीडियम, हाई, पढ़े थे ना, लो सैंड, मीडियम सैंड, हाई सैंड, समझ रहे ना, लो मीडियम हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर इन हॉट वेदर कंक्रीटिंग, बताइए हॉट वेदर कंक्रीटिंग के लिए थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कितना होता है, ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिनर यूज इन अ प्लास्टिक पेंट, बताइए, प्लास्टिक पेंट पूछ रहा है, मैं आपको कराया हुआ हूँ, ठीक है, कराया हुआ हूँ, इसीलिए मैं कुछ रिपीटेशन क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आपका इतना क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन हो जाए कि आपको आंसर क्वेश्चन देखिए आपको आंसर याद हो जाए, ठीक है। बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ थिनर यूज इन अ प्लास्टिक पेंट वाटर, कितना बार मैं बताया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इफ एन इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रांसफर सर्वे द चेक ऑन ए क्लोजर ऑफ ए एरर बेस्ड ऑन द इंक्लूडेड एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, इंक्लूडेड एंगल का 2n-4 इंटू 90 होता है ना, 2n-4 इंटू 90, तो इनमें से देखिए तो 2 को दिया हुआ है, एक यहाँ भी है 2n-4 इंटू 90, एक आपका यहाँ भी है, बताइए कौन सा आपका होगा, 2n-4 इंटू 90 वाला आपको कौन सा होगा जी, देखिए तो द सम ऑफ मेजरिंग एक्सटीरियर एंगल, एकदम गलत, इंटीरियर एंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए रियोलैट रॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, आपको मैं बताया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एक बार में देख के लग जाएगा, ठीक है। चलिए द इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूज द वैल्यू ऑफ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड डेविएशन, पढ़े थे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू वही बोल रहा है कि द इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूज द वैल्यू मतलब ग्रेड 10, 15, 20, 25, 30, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होता है ना 3.5, 10, 15, फिर 20 का हो गया 4,
इसी तरह होता है ना, वही बोल रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा, बी इज करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फ्लोइंग कंपोनेंट, व्हाट इज द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए थियोडोलाइट आर यूज इन यूज टू द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द सेशन मार्क। ओ सेंटर मार्क के लिए कौन था, प्लम्बम। सेंटर मार्किंग के लिए प्लम्बम है ना हम यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडीशन दैट आर द सेटिस्फाइड बाय द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। बताइए किसके बारे में पूछा, सिलेक्ट द कंडीशन फॉर ए ट्रेपोजोडल चैनल, ट्रेपोजोडल चैनल, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। एकदम गलत है, एकदम नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द हाफ टू द डेप्थ ऑफ फ्लो, ये होगा, सॉरी ये होगा, होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो, द डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ चैनल इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ ट्वाइस द बेस ऑफ विड्थ, ये है ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ इज इक्वल टू द वन ऑफ द स्लोपिंग, एकदम सही है। द सेमी सर्कल ड्रॉ फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ ए टॉप विड्थ रेडियस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी टच इन 3 साइड्स, एकदम सही है। इस टाइप से होता है, 3 साइड से टच करता है, एकदम सही है। मतलब पहला तीसरा चौथा, हाँ जी, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। The measurement of distance by measuring the horizontal angle, subtended by the subtends bar target is called subtends stoichiometry survey। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सबटेंस स्टोइकोमेट्रिक सर्वे बोलते हैं, ना कि मान दिएगा थियोडोलाइट सर्वे, हो जाएगा गलती। ठीक है, बताइए द फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ अ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल एंड एज is avoided if the distance between a center of rivet and nearest edge of the plate is equal to कितना होता है जी, बताइए कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ रिवेट, याद रखिएगा 1.5 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ रिवेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए ये कौन सा वेल्ड है, स्लॉट वेल्ड इसको बोलेंगे, फिलेट वेल्ड बोलेंगे, या फिर हम लोग प्लग वेल्ड बोलेंगे, या फिर हम लोग बट वेल्ड बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे, फिलेट वेल्ड भी नहीं बोलेंगे। अब बात रहा क्या, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड। तो ये जो आपका है, देख रहे हैं कि हम लोग वेल्डिंग क्या कर रहे हैं, ये मेरा है ना सर्कल, और इसके हम लोग ये इसमें नहीं कर रहे हैं, ये जो बीच वाला एरिया है इसमें हम लोग वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग कर देते मेरे, इसमें वेल्डिंग हो जाता, मतलब इसमें हम लोग कर देते हैं तो चला जाता स्लॉट वेल्ड में, लेकिन हम लोग इसका पेरिफेरी कर रहे हैं, पेरिफेरी जो वाले जो एरिया है हम लोग वहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए बताइए क्या है, वाटर फ्लो थ्रू वाटर फ्लोइंग इन ए वाटर सप्लाई पाइपलाइन, वेलोसिटी दिया हो गया है 9.81, व्हाट इज द हेड ऑफ एंट्रेंस, एंट्री के लिए ENTRY, एंट्री कितना होता है 0.5 V²/2G होता है फॉर्मूला, 0.5 V कितना है, V कितना दिया है 9.81 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 2 गुना 9.81, काटिए जी, कितना आंसर आएगा, काटिए कितना आंसर आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5 इज करेक्ट आंसर, मतलब डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, किसका कितना, FE 415 कितना होता है जी, 0.138 FC के BD स्क्वायर होता है, 138 के लिए, 250 के लिए कितना होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू 0.52
होता है ना, पहले इसको बना लेते उसके बाद हम लोग उसका 0.138 एफसी के कितना है जी, 20 के ना, बी गुना 200। देखिए 2 2 4 हो गया, इसका डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका वैल्यू आएगा समथिंग आपका 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसको सिर्फ आपको गुना करना है, कुछ करना थोड़ी, इसको सिर्फ गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का, ठीक है। देखिए सलम वैल्यू, अब मैं आपको भी अभी जस्ट तुरंत में बताया था सलम वैल्यू का वैल्यू, लो, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। तो बताइए फ्लो टेबल टेस्ट के लिए कितना होता है जी, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए कितना होता है, कंपैक्शन के लिए आपका सलम मेजरमेंट जो करते हैं हम लोग कितना करते हैं, 0.80 से 0.90। वीबी टेस्ट क्या होता है, हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है 0 से 10 सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बी का हो गया मेरा, बी का 3 किस में है, बी का 3 इसमें है, बी का 3 इसमें है, ठीक है। डी का मेरा हो गया, डी का 4 किस में है, ओ सॉरी डी का नहीं यार, बी का ना है, बी का थर्ड हो गया ना, बी का थर्ड, ठीक है। उसके बाद सी का 4 हो गया ना, सी का 4, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जो पहले आपको याद हो पहले उसी को मैच कर लो, उसके बाद हम लोग जो जो और रहता है हम लोग उस पर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्लोकुलेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए क्ले सोयल रिजल्ट इन ए वी टाइप ऑफ स्टेबलिशन, लैम स्टेबलिशन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ए स्पिलवे हैविंग इट्स डाउन स्ट्रीम एंड, a spillway is having its downstream end is the form of a reverse curve which turn the flow into a apron of a stilling basin or into a spillway. Discharge channel is called Oggy spillway, ठीक है। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, Oggy spillway बोलते हैं, सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए रेशियो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है, स्टील बाय कंक्रीट क्या होता है जी, समझ रहे हैं ना, एयर इन ट्रेन कंक्रीट मस्ट बी सुटेबल फॉर ए कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। बताइए कूलम इक्वेशन फॉर ए शियर स्ट्रेंथ, बताइए कूलम इक्वेशन के लिए कौन सा शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है जी, सी इजकल टू एस प्लस सिग्मा 10 फाई, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, कौन सा होगा बताइए। एलवेज आप याद रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन मतलब फंसाएगा नहीं, मतलब थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा आराम से। कूलम इक्वेशन, ठीक है, कूलम इक्वेशन के लिए जो आपका शियर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है आपका क्या है, सी इजकल टू एस माइनस सिग्मा 10 फाई, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपका एस क्या है, सी क्या है, यहाँ सारा लिखा गया है। एस क्या है, शियर स्ट्रेंथ है, सिग्मा क्या है, आपका टोटल स्ट्रेस है, फाई क्या है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस है, ठीक है। बताइए सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट फॉर ए सर्कुलर सेक्शन इफ ए रेडियस इज आर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, बताइए उसका सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, याद रखिएगा। सेकंड एरिया जो होता है, सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट होता है सर्कुलर सेक्शन का, कितना होता है, पाई आर के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए तो सीपेज वेलोसिटी वी एस इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एन होता है जी, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। चलिए डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना है, 4 गुना 10 के पावर 5, एन कितना है, ई दिया है कितना है, 0.5, यहाँ से हमको एन निकालना पड़ेगा, एन निकलेगा ना, कैसे निकलेगा एन, चलिए ई बाई 1 प्लस ई, एन इक्वल टू होता है ना,
चलिए वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना है जी 0.5, 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब काटिए कितना आएगा 0.33, ठीक है 0.33 आएगा। तो यहाँ पर रखिए 0.33, इसको काट दीजिए। काटने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 12 गुना 10 की पावर 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद वी एस इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसमें वैल्यू में, इस फॉर्मूला में वैल्यू बैठाइए, आंसर आ जाएगा आपका सी, इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एयर वॉइड स्टेटमेंट दिया गया है, एयर वॉइड प्रेजेंट इन ए कॉन्क्रीट, ठीक है। एयर वॉइड है जो कॉन्क्रीट में प्रेजेंट है, उसका दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो बताइए किसका सही कौन सा है कौन सा गलत है। देखिए फर्स्ट क्या है, इंट्रेंड एयर इनिशियली इंटेंशनली, इंट्रेंड एयर इज अ इंटेंशनली इनकॉर्पोरेटेड मिनट spherical bubble of a size ranging from a 5 macron to 80 macron distributed evenly in the entire mass of concrete। एकदम सही बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है। The interrupted air in the void present in the concrete due to the insufficient compaction। यहाँ पर sufficient ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर insufficient है, ठीक है, तभी ये सही है। जहां यहाँ पर रहा sufficient तो हो जाएगा गलती, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी मेरा कंक्रीट में एयर प्रेजेंट रहता है तो कॉम्पैक्शन प्रॉपर होने नहीं देता है। जब भी वहां से अगर मेरा कोई भी कंक्रीट में, और एक बात और बता सकता हूँ आपको कि आपका कोई भी कंक्रीट को, चाहे कोई भी सॉइल हो, सॉइल को हम लोग कंपैक्ट करेंगे तो 100% एयर कभी नहीं रिमूव होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछा गया था कि कभी पूछा गया था। हम हिंदी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी आप लोग कैप्चर करें कि कोई भी सवाल हो, सॉइल में अगर कितना भी उसको हम कंपैक्शन कर लें 100% एयर कभी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया कि द इंटरप्टेड एयर वॉइड प्रेजेंट इन द कॉन्क्रीट, इंटरप्टेड एयर जो रहता है कॉन्क्रीट में प्रेजेंट है उसके कारण ड्यू टू इनसफिशिएंट कंपैक्शन। जस्ट उसी तरह इसमें भी होगा कि इसमें क्या होगा कि कॉन्क्रीट को सफिशिएंट पूरी तरह से कंपैक्शन होने नहीं देगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रीजिंग और थ्रोइंग कंडीशन यहीं से जनरेट होता है। थोड़ा सा आपका वॉइड रह गया, एयर वॉइड चाहे वाटर का वॉइड रह गया, वो फैलेगा, कॉन्क्रीट क्रैक करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए रबिश क्या होता है जी। रबिश इज ए सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, बताइए रबिश क्या होता है। रबिश क्या होता है, रबिश बताइए। देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूं, रबिश का पेपर, पेपर हो गया, वुड कटिंग, ठीक है, पेपर हो गया, वुड कटिंग हो गया, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है जी रबिश में, ग्लास, मेटल, और क्या हो सकता है प्लास्टिक। ये ऐसे मटेरियल हैं जो कि आपका रबिश के अंदर आते हैं। रबिश इट मीन्स क्या, ये ना ही आपका फ्लेमेबल होगा, ठीक है, ये फ्लेमेबल नहीं होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबिश बोलते हैं इसे। देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है, रबिश इज ए सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्या, ये किस टाइप का मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल एकदम नहीं होगा, नॉन कम्बस्टेबल एकदम नहीं होगा, नॉन पिट्यूसेबल एकदम यही होगा, ऑल नॉन पिट्यूसेबल, ऑल नॉन पिट्यूसेबल। पिट्यूसेबल आपको बताया था, पिट्यूसेबल क्या था है, पिट्यूसेबल इसमें आपको कौन सा मटेरियल आएगा, वैसा मटेरियल जो आपका किचन वेस्ट है, गार्बेज वेस्ट है, ठीक है, किचन वेस्ट हो गया आपका, फिर आपका बोल सकते हैं जो सब्जी का वेस्ट हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट जो निकलता है, ठीक है,
वो सारे क्या है, मतलब समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेस्ट है वो सारे क्या आपका है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूटिसेबल बोलते हैं। ठीक है, प्यूटिसेबल। ठीक है, प्यूटिसेबल। लेकिन यहाँ ऑल नन है, नन लगाई इसीलिए ये हो गया। अगर यहाँ रहता ऑल प्यूटिसेबल तो ये सारे मटेरियल नहीं होता, फिर क्या होता आपका, गार्बेज वेस्ट हो गया। ठीक है, किचन का जो सब्जी का वेस्ट है वो सब हो गया, वो सारा क्या होता है आपका, प्यूरिसेबल वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ मास व्हाट इज द मास एंड ड्रॉप फ्री ड्रॉप और फिर रेमर इन स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट कितना होता है जी? आपको ट्रिक से बताया था, याद कीजिए। ट्रिक से बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड, सॉरी स्टैंडर्ड का लाइट, मॉडिफाइड का हेवी। ठीक है, उस तरह याद कीजिए। 2.6 kg, 310 mm इसका हाइट ऑफ फ्री फॉल। बताइए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर आसमान दिया गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एरिया कितना है, 40 मीटर स्क्वायर। सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट कितना दिया गया, 400, यार ये क्या है, गुना 400 गुना 10 की पावर 6 की पावर 4। एंड यंग मोटर्स जो दिया गया है 1.2। ठीक है, द सेंट्राइड ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट लाई एट ए 2 मीटर। इट्स कैरी ए यूडीएल लोड 5 kN पर मीटर स्क्वायर over an entire span. So in given figure, calculate the maximum deflection of a area moment method. बताइए, एरिया मोमेंट मेथड से आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालिए, कैसे निकलेगा, डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा जी? सिंपल सपोर्टेड बीम है, देख रहे हैं ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, यूडीएल लोड है, ध्यान दीजिएगा। डिफ्लेक्शन 5 WL के पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI हो गया। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखते हैं। यार तुम थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक है, देखते हैं। चलिए 5 × W मेरा कितना है, W कितना है जी, 40। 40 नहीं है जी, 5 kN ना। देखिए इस कैरिए 5 kN। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। 5 गुना एल मेरा कितना है, 5 मीटर, मतलब 5000 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI का वैल्यू दिया कितना है, देखिए तो ई कितना है, ई कितना है, ई पहले देखिए ई कितना है। मोमेंट ऑफ इलास्टिसिटी 1.2, 1.2 गुना 10 के पावर 6। ठीक है, ये आपका ई हो गया। फिर आई भी दिया गया है, देखिए क्या है, सेंट्रॉइड बेंडिंग मोमेंट नहीं, यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 400। यहाँ लिखिए 400 गुना 10 के पावर 6। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला बैठा दिया, आप कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आंसर बता दें क्या, इसका जो आपका आंसर आएगा 1.2 1.2 0.0847 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर नंबर सी है, इसको सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एज पर IS 452,000 द मिनिमम स्ट्रिपिंग पीरियड फॉर ए रिमूवल ऑफ ए फ्रेमवर्क प्रोप स्लैब आसमान अप टू 4.5 मीटर कितना होता है जी? आपको मैं बताया था, कैसे याद किया था आपने, कैसे आपको इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग गलती करने के चांसेस नहीं है, आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा। 7 डेज। अरे ये रहता एबव 4 से 5 मीटर तो 14 डेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, when a steel beam are bent about XY axis the maximum permissible bending stress, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन ए कंप्रेशन और टेंशन कितना होता है, 0.66 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए इसका क्या होता है, विच द फॉलोइंग पेयर रिगार्ड विद द कोड सेग्रीगेट ग्रेटर देन 10 mm, नॉट अ करेक्टली मैच। कौन करेक्टली मैच नहीं है, टफनेस, इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस, एब्रेशन टेस्ट, सिक्योरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिकोनोमीटर। ये होगा डी ऑप्शन में, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट ए मिड ऑफ द हाइट। बताइए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स करता है किसमें, सबसे ज्यादा किसमें होता है, आपका रेक्टेंगुलर के किसमें कितना होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स इक्वल टू कितना होता है, 3/2 इक्वल टू टाउ एवरेज। ठीक है,
अब कह रहा इसी अगर रहा आपका ट्रेंगुलर सेक्शन, ठीक है, इसमें आपका टाउ मैक्स कितना होगा, इसमें भी आपका सेम होता है टाउ 3/2 बाई टाउ एवरेज। लेकिन इसमें एक और होता है, यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए क्या है कि अकर साइड मिड हाइट, ठीक है, मिड हाइट इसका h/2 है, ठीक है, मान के चलिए मेरा एक ट्रेंगुलर सेक्शन है, इसका पूछ रहा है कि इसका हाइट जो होगा h/2 पर कितना होगा इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसका जो होगा टाउ मैक्स इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लोग करते हैं 1.33 गुना 1.33 एट h/2 डिस्टेंस, ठीक है, h/2 डिस्टेंस, जो कि किस सेक्शन में, ट्रेंगुलर सेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है पूरे कैंटिलीवर बीम के केस के। बताइए मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होता है कैंटिलीवर बीम में, स्लोप कितना हो गया आपका WL²/2EI, डिफ्लेक्शन WL के पावर 3 डिवाइडेड बाय 3EI। ऑप्शन नंबर डी इज सॉरी बी इज करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम डेली कंजप्शन कितना होता है जी, डेली 1.8, डेली 1.8। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग हवा में उड़ा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंपोजिट सेक्शन कंटेन ए 4 डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, कंपोजिट सेक्शन है जो कि डिफरेंट मटेरियल से बना गया है। द स्ट्रेस इन ऑल डिफरेंट मटेरियल विल बी, स्ट्रेस जो होगा सारे मटेरियल में क्या होगा, जीरो होगा, डिफरेंट होगा, या फिर आपको इक्वल टू होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। सारे का अलग लग रहा है, जैसे हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, वहाँ कुछ और एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो सारा का तो आपका जो स्ट्रेसेस आता है डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट होगा, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि द प्रोसेस ऑफ स्लज ट्रीटिंग विच इम्प्रूव द ड्रेनेबिलिटी ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लज ट्रीटमेंट विच इम्प्रूव द ड्रेनेबिलिटी ऑफ ए डाइजेस्टिव स्लज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग या फिर डिवाटरिंग या फिर थिकनिंग या फिर डाइजेशन। वो क्या होता है, कंडीशनिंग होता है, ठीक है, कंडीशनिंग उसके बोलते हैं हम लोग, क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लज, अरे यार तो सेम क्वेश्चन आ गया। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें, क्योंकि भाई का आप लोग मेहनत देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए आप लोग के पास कंटेंट नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आपको कल इसी टाइम आपको 9:30 बजे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:24 हो रहा है, 6 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल।